चलिए शुरू करते हैं आज का नंबर 1 चैप्टर जो श्रम विभाजन जाति प्रथा से है। जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि बिहार बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। हाँ, यही चैनल पे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग सिर्फ पेशेंस बना के रहें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज का चैप्टर। आज हिंदी मातृभाषा। सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं हिंदी का सिलेबस क्या है, जो हमारे एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कितने अंकों का कौन सा चैप्टर होता है, कौन सा पाठ्यक्रम होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और जानेंगे भी, हिंदी मातृभाषा के अंतर्गत आता है। इससे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सबसे पहले अपठित गद्यांश। जी हाँ, अपठित गद्यांश। ये अपठित गद्यांश क्या है? तो इसमें दो तरह के प्रश्न, दो तरह के कैटेगरी दिए जाएंगे, दो तरह के प्रश्न उससे बनेंगे। फर्स्ट में साहित्यिक परख होगा, जिसमें गद्य जैसा दिया होगा, उसी में से देखकर उसी का उत्तर छांटना होगा, जो 12 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 12 अंकों का होगा, जो साहित्य परक में होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा है तथ्य परक, और इससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी साहित्य परक से 12 अंक, जिसको हम लोग गद्यांश भी कहते हैं, और तथ्य परक से 8 अंक पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं रचना से। ये रचना में क्या होता है कि रचना में निबंध लिखने के लिए आ गया। जैसे एग्जाम्पल ले लें, प्रिय खेल हो गया, दीपावली हो गए, या तुम मतलब हम क्या आप लोगों का रुचि है, उस सब से आगे। तो निबंध में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। संवाद यानी गुरु शिष्य के बीच संवाद, दो भाई बहनों के बीच संवाद, यानी इस तरह के जो अंक पूछे जाएंगे वह 5 अंकों के पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं व्याकरण। आगे अगला जो हम लोगों का टॉपिक आता है वह व्याकरण। व्याकरण में जनरली बात करें तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, संज्ञा से भी पूछे जाते हैं, कारक से पूछे जाएंगे, विशेषण से पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि क्या कह सकते हैं उसको, विपरीतार्थक शब्द भी पूछे जाते हैं, विलोम भी पूछे जाते हैं, मुहावरा भी पूछे जाते हैं। तो इन सबों को धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ जानेंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। तो इससे 15 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंकों का? 15। अगली बात करें तो पाठ्य पुस्तक, यानी हमारा जो किताब है बिहार बोर्ड का गोधूली, उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 2 तरह के, जैसे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इसमें 2 तरह के बुक में है, एक गद्य खंड है और एक पद खंड है। तो गद्य यानी कहानी वाले से पूछे जाएंगे 20 अंक के। कहानी वाले से कितने अंक के पूछे जाएंगे? 20 अंक के। अगर वही बात करें पद यानी कविता को लेकर चलें तो उससे भी 20 अंक, यानी गोधूली से कुल मिलाकर 40 अंक पूछे जाएंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक यानी वर्णिका। पूरक पाठ्य पुस्तक यानी वर्णिका, और वर्णिका से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी टोटल बिहार बोर्ड में कुल मिलाकर इस तरह से 100 अंकों का एग्ज़ाम लिया जाता है, जो 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम टाइम होता है। तो इस पर ध्यान दें और इसी को देख करके तैयारी करें, ताकि परीक्षा में ज़बरदस्त तैयारी हो सके, अच्छे अंकों से आप लोग आगे बढ़ सकें। तो आइए, यह जो आंकड़ा है 2020 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ठीक है ना। तो आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। कौन सा है? चैप्टर पाठ नंबर 1। पाठ नंबर 1 में है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो आपको पता ही है, जो लिखे हैं भीमराव अंबेडकर, और यह एक निबंध है। अब थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं कि लेखक कौन है,
इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जो लेखक भीमराव अंबेडकर है उनको बाबा साहेब भी कहा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनका जो जन्म हुआ वह 14 अप्रैल 1891 में महू, याद रखेंगे, महू उत्तर प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। बहुत बार यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखें महू उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जो निधन हुआ था यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी वह मृत्यु उनका जो मृत्यु हुई थी वह मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। उनका जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था, दिल्ली में, लेकिन जन्म लिए थे कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उनका जो प्राथमिक शिक्षा था वह गांव में ही हुआ और उसके बाद जो उच्चतर शिक्षा की बात करें तो उसके लिए उनके बड़ौदा नरेश यानी जिसके यहाँ उनके पिताजी काम करते थे उनका नाम बड़ौदा नरेश इसमें बताया गया है। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा ग्रहण किए। यहाँ तक कि इनके जीवन में, भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में 3 प्रमुख चिंतक रहे, रचनात्मक 3 प्रमुख चिंतक रहे, प्रेरक भी रहे। फर्स्ट है बुद्ध, फर्स्ट कौन है, बुद्ध। उसके बाद सेकंड कौन है, कबीर, और थर्ड में है ज्योतिबा फुले। इन तीनों से इनके जीवन में प्रेरक और उत्प्रेरण, रचनात्मक और चिंतन के दृष्टि से इनको देखा जाता है। आगे बात करें तो बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव कि निम्न में बाबा साहेब अंबेडकर की कौन सी रचना है, या सब सही दिया होगा और एक गलत दिया होगा ऑप्शन में, और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में कौन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना नहीं है। तो ध्यान रखें इन प्रश्नों पे। तो इनका सेकंड आता है, जो सेकंड इन्होंने लिखा है वह लिखे हैं जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। थर्ड इन्होंने लिखा है द अनटचेबल। उसके बाद अगला लिखे हैं हु आर शूद्राज। फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो उन्होंने लिखा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, सब इन्हीं का रचना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। फिर लास्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। यह जो हम लोगों का चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसी से है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। तो आइए अब विस्तृत से चर्चा करते हैं क्या है इसमें। यह जो पाठ है बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है। यह जो पाठ है कहाँ से लिया गया है, इनका प्रसिद्ध एक भाषण है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इससे यह लिया गया है। इस भाषण को ललई सिंह यादव, याद रखें, इस भाषण को ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया। यह जो भाषण था इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो ललई सिंह यादव ने किए हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के प्रमुख तथ्य पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव के प्रश्न को हल करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो लेखक यानी भीमराव अंबेडकर यह कहते हैं इस चैप्टर में कि यह विडंबना की बात है। विडंबना का मतलब होता है दुख। यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। यानी भीमराव अंबेडकर यानी लेखक कहते हैं कि यह दुख की बात है कि आज भी इस युग में, आज भी इस आधुनिक युग में जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। पुस्तकों कहने का मतलब जातिवाद के पक्ष में बढ़ावा देने वाले लोगों की बात कर रहा है। जातिवाद के समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि जाति आधार यानी जातिवाद के जो समर्थन, उनके पक्ष में जो समर्थन देते हैं, उनका यह आधार भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है।
यानी जो जाति प्रथा है या जातिवाद है, उस श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कि श्रम विभाजन के अनुसार ही जाति का विभाजन हुआ है और हो रहा है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, और वे कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यह कौन लोग कहते हैं? तो जो जातिवाद के पोषक हैं। इनमें वे लोग तर्क भी देते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे वे लोग तर्क देते हैं। तो उनमें जो पहला तर्क है, पहली बात यह है कि यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पहली बात में लेखक यह कहते हैं कि यह आपत्तिजनक दुख भरी बात है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों कहने का मतलब मजदूरों का भी विभाजन कर देता है, व्यक्तियों का भी विभाजन कर देता है। भारत की जाति प्रथा का एक और विशेषता यह है, यानी हम जो जिस देश में रह रहे हैं भारत देश में, यहाँ यह विशेषता यह है कि यहाँ श्रमिकों का जो अस्वाभाविक विभाजन नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। यानी यहाँ जो भारत देश है, यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ जो एक दूसरे के बीच में तो बात सही है कि श्रम के अनुसार बांट दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऊंच नीच का भी करार दिया जाता है, जिसको हम लोग छुआछूत कहते हैं या अन्य तरीकों से देखते हैं कि तुम इस तरह से हो, तुम वो हो, हम तुमसे बड़े हैं, तुमसे कास्ट में हम तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम बहुत छोटे हो। तो यह जो देखा जा रहा है, यह भारत में बहुत दुख भरी बात है, जो किसी भी विदेश में ऐसा देखने को या किसी भी अन्य देशों में देखने को ऐसा मिलता नहीं है। आगे बात करें तो कुशल व्यक्ति, कुशल कहने का मतलब जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास कार्यकुशलता है, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो वैसे जो लोग होते हैं समाज में निर्माण, समाज का बढ़ोतरी, आगे विकास करने में होते हैं, ताकि समाज तेजी से विकास कर सके, ताकि जो समाज है वह तेजी से विकास कर सके अपनी अर्थव्यवस्था को। दूसरी बात अब क्या है देखते हैं। दूसरी बात यह है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य पेशा निर्धारण कर देता है। यानी भारत में यह एक दुष्प्रभाव देखा जाता है कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसका गर्भ में ही, पेट में ही यह निर्धारित कर दिया जाता है कि यह कौन से जात होगा, कौन से जाति का होगा, और जो एक बहुत दुखद घटना के रूप में देखा जा सकता है, या कहा जा सकता है कि यह समाज में विकास होने की प्रमाण नहीं देता है। जाति प्रथा पेशे से एक जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में भी बांध देता है, भले ही पेशा सही हो या नहीं। कहने का इसका मतलब है कि जाति प्रथा एक ऐसा दोषपूर्ण निर्धारण है जिसमें मनुष्य को एक पेशे में, यानी जो व्यक्ति जो कार्य उसका पूर्वज करते चला आ रहा है वही काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो अगर बढ़ई का बेटा है तो वह सिर्फ बढ़ई का ही काम करेगा, सिर्फ लकड़ी का ही काम करेगा। अगर वह लोहार का बेटा है तो वह लोहार का ही काम करेगा, चाहे उसको करना आए, यानी लकड़ी का काम उसको करने आए अथवा नहीं आए, उसको वही काम करना है जो उसके पूर्वज करते आए हैं। तो आप ही बताइए, आप लोग इसको सुनकर, या आप आगे का युवा हैं, आप ही लोग इसे बताइए कि क्या समाज का विकास हो पाएगा? क्या इससे समाज एक प्रगतिशील पथ पर दौड़ पाएगा? तो यही दुख की बात लेखक हम लोगों के बीच इस भाषण के थ्रू, और जिनको कहानी के रूप में जो व्यतीत किए हैं उनका नाम ललई सिंह है, तो यही हम लोगों को समझाना चाहते हैं। आधुनिक युग में यह स्थिति
प्रायः आती है। यानी आज के डेट में यह स्थिति हम लोगों को सामने दिखाई देता है, क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। जैसे आज के उद्योग धंधों में बहुत से ऐसे जातिवाद हैं, जैसे अगर कोई मोची का लड़का है, अगर उसको बाल काटने के लिए कहा जाए तो वह नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आज का जो टाइम है, आज का जो समाज है, उसमें जातिवाद बहुत फल फूल चुका है, जिससे लोग उसे सिर्फ वही काम करवाना चाहेंगे जो उसके पैतृक, जो उसके पूर्वज करते चले आए हैं। तो यहाँ उद्योग धंधा में भी इस तरह का हम लोग छुआछूत मानते हैं कि वो उस कास्ट का है, वह यह काम नहीं करेगा, वह वही करेगा जो उस कास्ट के लायक है, जो उस जाति के लायक है, वही यह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो। यानी हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें यह नहीं अधिकार दिया जाता है या यह अनुमति नहीं दिया जाता है जो उसके पैतृक पेशा न हो, उसको वह नहीं चुन सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें तो अगर ठाकुर का बेटा है तो उसको सिर्फ बाल काटने का ही काम करना होगा, उसको लोहा का कोई भी काम करने के लिए उसको अनुमति नहीं दिया जाएगा, चाहे उसको उस काम में रुचि हो अथवा नहीं हो। तो आइए इसमें और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पेशा परिवर्तन का अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो इन सबों का जो अनुमति नहीं दिया जाता है, अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो क्या वह लकड़ी का ही काम करेगा? अगर उसके पास अच्छे टेक्नोलॉजी है, अच्छे माइंड है, तो वह चाहे तो वह ठाकुर का काम कर सकता है, वह बढ़ई का काम कर सकता है, चाहे तो और अच्छे उद्योग में भी वह काम कर सकता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां उसको इस तरह का पेशा चुनने का अधिकार या अनुमति नहीं दिया गया है, जो हमारे समाज में विकास के प्रगति को रोड़ा बन के अटका दे रहा है। आगे बात करें तो इस आधार पर लोगों को यह स्वीकार करना पड़ता है कि आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी लोग निर्धारण कार्य का और रुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करते हैं। यानी कहने का इसका मतलब है कि आज का जो उद्योग है, जिसमें गरीबी तो दूर की बात है, उसमें बहुत बड़ी उत्पीड़न यह है कि बहुत से जो लोग हैं उनको निर्धारित कार्य करने के साथ उनको कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे व्यवस्था पूर्वक यानी लाचार पूर्वक वह उस काम को करते हैं जो टालू काम या काम कम करने के लिए प्रेरित करती है। जो लोग उसको टाल देते हैं, उस काम को कम करते हैं, जो एक विकास के पथ पर नहीं चल सकते हैं। तो इस तरह के हमारे समाज में देखने को मिलता है। निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी जाति प्रथा सिर्फ उद्योग में ही नहीं, यह आर्थिक रूप में भी आर्थिक पहलू में भी बहुत हानिकारक प्रथा है, जो हम लोगों को एक पिछड़ेपन को महसूस कराता है। लेखक अब अपने अनुसार कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं जरा सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं। लेखक के अनुसार आदर्श समाज भारत में होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व यानी भाईचारा पर आधारित होगा और वही आदर्श समाज कहलाएगा या होगा। यानी लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वही है, एक कुशल समाज वही है, एक अच्छे समाज विकास के पथ पर वही जाएगा जिसके पास स्वतंत्रता होता है, जिसके पास समता है, जिसके पास भ्रातृत्व यानी भाईचारा हो। तो ऐसे ही समाज आदर्श समाज के अंतर्गत गिने जाएंगे और वह विकास के पथ पर तेजी से विकास करेगा।
आगे बात करें तो सामाजिक जीवन सभी को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए, यानी सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध हो, ताकि सभी मिलकर कुछ उस तरह के अवसर उपलब्ध कराएं। जैसे मान लीजिए अगर सभी समुदाय या सभी के पास एकजुटता रहे, जातिवाद का भेदभाव नहीं रहे, तो वे लोग आपस में मिलजुल कर सभी काम को एक अच्छे तरीके से और सभी का दिमाग लगकर एक अच्छे प्रगति के राह पर चल सकते हैं। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण के तरह भाईचारे होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी आज का जो लोकतंत्र हम लोग जानते हैं, जिसका शासन जनता खुद करता है, तो इनमें क्या होता है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमेशा देखने को मिलता है कि अगर कोई चुनाव आ रहा है तो बहुत से जो लोग होंगे वे कहेंगे कि अपने जात को वोट दो। किसको वोट दो? जात को वोट दो। अब बताइए क्या जाति बात करेंगे अगर उस जाति में सक्षम यानी उस तरह का जो उनका प्रतिनिधि है उस तरह का पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो क्या समाज विकास के पथ पर दौड़ेगा? आप लोग इसका विचार कर सकते हैं और आप लोग इसका विचार करिए ताकि आने वाले समय में आप लोग जातिवाद के पक्ष पे काम न करें। आप पढ़े लिखे युवा आगे आने वाले हैं जो भविष्य के लिए एक मूर्त का काम करेंगे। आगे बात करें लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जनता स्वयं उसका शासक होता है और जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है, अपने शासक का चुनाव करता है, जो जनता पर शासन करता है, जनता को अच्छे तरीके से हर सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। तो लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र जो है एक शासन का पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, जिसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखें। तो इस लेक्चर से आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। अगर और इसी तरह से और अच्छे लेक्चर चाहते हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको कमेंट करें कि आप लोग और किस तरह से इसमें सुधार किया जाए। और आप लोग ध्यान रखें, जब इसका गद्य खंड का अगर समाप्त हो जाता है तो आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज के रूप में क्वेश्चन को देखा जाएगा, टेस्ट के रूप में देखा जाएगा, जिससे आप लोग उसमें चेक कर सकेंगे कि कितने सही करें, कितने सही हुआ। जो परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों को लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जितने लॉकडाउन है उसका फायदा उठाइए।